वेलकम टू इंडियन एस्ट्रो साइंस। इंडियन एस्ट्रो साइंस में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कल हमने सबसे पहले इस बात को देखा था कि कुंडली को पहले शेयर करना पड़ता है किसी भी प्रिडिक्शन को देने के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाइम ऑफ बर्थ मिल गया है, आगे पीछे अपन ने किया ही नहीं और प्रिडिक्शन दे दी। इसीलिए जब मैंने पिछला वीडियो बनाया था तो वहाँ पे मैंने पहले श्योरिटी मांगी थी किस लगन की तरफ मुझे बढ़ना है। अब मुझे श्योरिटी मिल गई कि मुझे 4 नंबर की लगन की तरफ ही बढ़ना है। तो अब हम देखते हैं कि ये कुंडली में किस तरह से योग काम कर रहे हैं, नवमांश काम कर रहा है और दशमांश काम कर रहा है। यहाँ पे एक स्पेशल केस है। जब मैंने विवाह करके पर्टिकुलर वीडियो को बनाया था वहाँ पे मैंने इस बात को समझाया था, एक कंसेप्ट दिया था कि ग्रह जो हैं वो श्रापित हो जाएं तो स्थितियाँ बदल जाया करती हैं। जैसे कि श्री राम जी के पास सब कुछ था लेकिन एक श्राप था जिसके कारण वो सब कुछ छोड़ के वनवास को जाना था। तो हमेशा श्रापित है वो नेगेटिव करेगा ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसके बाद हमने जब खोजा तो हमने पाया कि जो इस समय प्रधानमंत्री जी हैं उनकी कुंडली में चंद्रमा दशमांश प्रोफेशन के चार्ट में जाके श्रापित होता है। हुआ क्या, 9th हाउस का लॉर्ड था वो और श्रापित हुआ। उसकी दशा में जब वो आए हैं तो हर कोई आके रास्ता चलता हुआ इंसान गाली देके चला जाता है। ये हो रहा है श्रापित होने के कारण कि इंसान कुछ भी अच्छा करना चाह रहा है, हर इंसान उसमें नेगेटिविटी खोज रहा है। लेकिन वो ग्रह श्रापित होने के बाद भी एक अच्छा पद दे पा रहा है। इसीलिए कह रहा हूँ कि ग्रह श्रापित है ये सोचकर हम ये बोल दें कि नहीं वो तो नेगेटिव ही काम करेगा, ऐसा मानना गलत है। क्योंकि कुछ लोगों के लिए वो फायदेमंद भी जा रहा है, कुछ लोगों की ज़िंदगी में तकलीफें भी दे रहा है। मैं दोनों से ही इनकार नहीं कर सकता, इसलिए हम इस बात को जज नहीं कर सकते कि अगर वो ग्रह श्रापित है तो वो खराब ही है। हो सकता है वो कोई दूसरे अच्छे रास्ते की तरफ ले जाने के लिए अपने कामों को करा रहा हो। ये पूरा वर्णन मैंने उस पर्टिकुलर वीडियो में किया था, मैं उसको लिंक में दे दूंगा तो आप उसको भी देख सकते हो। अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर कुंडली के ऊपर। इस कुंडली के अंदर यहाँ पे हम देखें तो 4 नंबर लिखा हुआ है। 4 नंबर लिखा होने का मतलब है कि कर्क लगन की कहीं ना कहीं ये कुंडली बनती है, कर्क लगन की कुंडली बनती है। अब इसके बाद हमारे को चाहिए कि एक्चुअल में सोचने का ढंग क्या है, सबकॉन्शियस माइंड क्या है। तो वो आ रहा था 29 डिग्री और अश्लेषा का कहीं ना कहीं वहाँ पे नक्षत्र मौजूद है। अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी जो हैं वो होंगे हमारे बुध देव। इस कुंडली में मरकरी बुध जो है वो 4थे घर में आके बैठे हैं। ठीक है, अब समझिए 2-3 चीजें होती है। एक होता है मरण कारक स्थान, उसमें माना जाता है कि बुध 4थे घर में मरण कारक अवस्था में होता है। ठीक है, कुछ लोगों का ये भी मत है कि वो 7th हाउस में मरण कारक अवस्था में होता है। मरण कारक अवस्था का मतलब है कि जो उसकी कैपेबिलिटी है, जो उसकी पोटेंशियल है, उसमें थोड़ी सी कुछ कमी आ सकती है। जितना फ्रीली वो काम कर सकता है उतना फ्रीली वो शायद काम ना कर सके। ठीक है, लेकिन बुध जो है इस पर्टिकुलर कुंडली में वो शुक्र की राशि में बैठा है और बुध शुक्र को अपना मित्र मानता है। इस कारण से बुध यहाँ पर कोई भी चीज़ों में परेशानी नहीं करेगा। बुध जो है वो सेम राशि में सूर्य के साथ मौजूद है। सूर्य ने उस भाव में आकर नीचता दी है, इस कारण से थोड़ा सा मन में किसी न किसी चीज़ को लेके दुख रह सकता है। अब ये जो दुख रहेगा इसमें जो कारक है वो सूर्य है। ठीक है, तो सूर्य क्योंकि वहाँ पे कारक बने बैठे हैं तो फादर भी हो सकते हैं, सरकार भी हो सकती है। जो भी सूर्य के कारक तत्व हैं उसके कारण थोड़ा सा दुख रह सकता है। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है वो शत्रु की राशि में बैठा है। अब शत्रु की राशि में बैठा है तो कुछ ना कुछ तो परेशानी जरूर करेगा, इतना तो तय होता है। इसलिए फैमिली एनवायरनमेंट के अंदर थोड़ी सी चुनौती अगर देगा तो वो सूर्य देगा। ठीक, क्योंकि वो शत्रु राशि से। बुध की स्थिति तो यह है कि बुध सूर्य के साथ मिल गया, वो बुध सूर्य की तरह काम करेगा, इसीलिए उसके अंदर थोड़ा सा एक फैक्टर आएगा अथॉरिटेटिवनेस का। ठीक है, फिर आपस में राशि परिवर्तन भी है, जिस कारण से जब बुध अपनी राशि के अंदर एंटर होते हैं तो वहां पर उन्हें दिखाई देता है चंद्रमा, लेकिन वो हो जाते हैं उच्च। अब समझिए, चंद्रमा बुध को अपना शत्रु नहीं मानता।
बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है। इस कारण से चंद्रमा जो है वो कोई नुकसान नहीं करेगा तृतीय भाव करेज को। बुध वहां जाके उच्च हो जाएगा तो जातक अपनी बुद्धि के दम पर अपने साहस को दिखाने में सक्षम होगा। इस कारण से यहाँ पे बुध की पोजीशन और उसका हाउस एक्सचेंज कर लेना अच्छी बात है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड केंद्र में आता है और उसके बाद अगर वो जाता भी है तो देखिए चंद्रमा इस राशि के स्वामी और बुध उसके साथ मिल जाए तो जातक को एक अच्छी बुद्धि, फर्स्ट हाउस क्या है आपका पर्सनैलिटी है, वो देने में सक्षम हो जाएगा। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, बुध को समझने के बाद अब हम दूसरी चीज को देखें, वो क्या, हमारे सामने योग्स की बात आएगी। तो योग कहाँ कहाँ पे बन रहे हैं, जो मैंने काले रंग से लिखा है वो है आपकी जन्म कुंडली। तो यहाँ पे योग बनाने में दूसरा जो आ रहा है वो आ रहा है शुक्र और चंद्रमा। ठीक है ना, क्योंकि इसके अलावा और कहीं पे कोई कंजंक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स नहीं नजर आते। तो शुक्र और चंद्रमा में देखें तो शुक्र नीच राशिस्थ है, इस कारण से कहीं ना कहीं उसके कारक तत्वों में कमी आती है। शुक्र के कारक तत्व जो है वो लग्जरीज है, मैरिटल लाइफ है फॉर द मेल चार्ट्स। तो ये मेल चार्ट है, इसलिए मैरिड लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल आ जाएगा, साथ साथ कुछ हद तक लग्जरीज में भी कमी आने की संभावना बन जाती है। अब ये कॉम्बिनेशन शुक्र का किसके साथ है, चंद्रमा के साथ है। शुक्र उस घर को बहुत ज़्यादा नुकसान इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हाउस एक्सचेंज है, दोनों में आपस के बीच में एक ट्रीटी साइन रहती है, तुमने मेरे घर को तबाह किया, मैंने तुम्हारे घर को तबाह कर देना। इस कारण से ये शुक्र यहाँ नीच राशिस्थ होने के बाद भी उसको बर्बाद नहीं करेंगे, ना ही वो उनका शत्रु का कोई भाव है इसलिए वहाँ पे कुछ करेंगे, तो वो चीज़ को हम परेशान नहीं हो सकते। अब कॉम्बिनेशन देखिए, शुक्र जो है वो कहाँ कहाँ के लॉर्ड्स हैं। शुक्र के पास एक लॉर्डशिप है 2 नंबर यानी कि लाभ भाव की और एक चौथे घर की। एक केंद्र का स्वामी है वो और एक लाभ भाव का स्वामी है, दूसरा चंद्रमा जो है वो केंद्र का स्वामी है। ऐसे परिस्थिति में 2 केंद्र के स्वामी ही मिल रहे हैं। ठीक है, तो कोई बड़े राज्यों को निर्मित नहीं कर पाएंगे। शुक्र क्योंकि लाभ भाव का स्वामी होके मिल रहा है लेकिन वो नीच राशिस्थ है तो लाभ में थोड़ी सी कमी भी देखने को मिलेगी, प्लस सुख भाव का स्वामी अपने से बाहर में आया है तो थोड़े से सुखों में कमी रहेगी। शुक्र और चंद्रमा का आपस में युति है, इसके बावजूद भी ये कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल एसेस नहीं दिखाई देता। थोड़ा सा ये है कि ये फर्स्ट हाउस यानी कि सारी चीज़ों को खुद के ऊपर ले जाएगा। चंद्रमा मन का कारण है तो मन में ये सारी चीज़ों को ले आएगा। हाउस एक्सचेंज कर दे तो बुध के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा। अब बुध जो है वो स्वामित्व रखते हैं कहाँ के, 12th हाउस और 3rd हाउस। ठीक है, इसलिए जातक की जो बुद्धि है, जातक का जो सबकॉन्शियस है वो परेशानियों को झेल सकने में सक्षम है, पहली चीज, और उसके अंदर पराक्रम भी मौजूद है। साथ साथ वो अपने पराक्रम और अपनी सिचुएशन दोनों को कनेक्ट कर दीजिए तो एक अच्छी पोजीशन में आ जाएगा। कॉम्बिनेशन किसका, मर्क्यूरी एंड मून का। मन से भी तैयार, फिजिकली भी तैयार और साथ ही साथ बुद्धि से भी तैयार, क्योंकि बुध है। ऐसी परिस्थिति में किसी भी चुनौती से निकलने की पूरी ताकत ये कुंडली आपको प्रदान कर रही है इन योगों के द्वारा। इस योग को समझेंगे तो सूर्य के साथ 12th हाउस और 3rd हाउस का कॉम्बिनेशन डायरेक्टली नजर आता है, एक्सचेंज हो जाएगा। तो 4th हाउस और 4th हाउस के साथ साथ 11th हाउस के लॉर्ड का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। उस परिस्थिति में सूर्य 2nd हाउस का लॉर्ड है तो वो धन के सुख के साधनों को खोल देंगे। यहाँ तक ये कॉम्बिनेशन ऊपर ऊपर से देखने को दिखाई देता है। नेगेटिविटी ये है, सूर्य से मंगल जो है वो 6ठे भाव में आया है और जब हम यहाँ पे बनाते हैं दिशाओं का एक पूरा चार्ट तो उसमें ये आता है नृत्य वाले कोण में, कर्स ऑफ गॉड के कोण में आता है आपका मंगल। इस कारण से आपको एक तो प्रॉब्लम 10th हाउस से रिलेट में होनी थी और दूसरी कुछ परेशानी थोड़ी सी 5th हाउस में रिलेट हो सकती थी। एजुकेशनों के समय कुछ बाधाएं आए, नौकरी के अंदर कुछ बाधाएं आए और वो बाधाएं ये कि हम समझ ना पाए क्योंकि मंगल श्रापित है। ठीक है, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि पर्टिकुलर उसके उपाय को आप करें। कोई भी उपाय नहीं देता हूँ, हर कोई उसी को उठा के चल देते हैं, कुछ हो या ना हो बेवजह की चीज़ें होती है। इस कारण से पर्सनली आपको बोला था और कोई कारण नहीं था इसमें। तो मंगल क्योंकि श्रापित हुआ है इस कारण से ये परेशान कर रहा है। श्रापित वाला कंसेप्ट वो ये कि पहले कोई एक चीज़ रही है जो कि हम पूरा ना कर सके, वो कर्ज रह गया, वो कर्ज हमको निभाना होगा, इसको ये बात दर्शाती है। और
उन एरियाज में चुनौती दे दे के वो खोजने को मजबूर करती है कि मैंने ज़िंदगी में किया क्या था जिसके कारण मेरे साथ ये हो रहा है। तो जॉब्स के अंदर या फिर लव और चाइल्ड इन इश्यूज को कहीं ना कहीं वो लेके चलता कि आपको परेशान करता ताकि आप उसको खोजते। ये तो हुई ऊपर से आपके लगन कुंडली। अब हम चलते हैं नवमांश के अंदर। नवमांश इस बात को दर्शा रहा है कि नवमांश में लगन बन के आया है आपका 9th हाउस और चौथा है ये, और यहाँ से जब हम नवमांश को देख रहे हैं लास्ट की डिग्रियाँ हैं 9th ही आएगा, नेचुरली भी यही आता और वैसे भी आ रहा है। तो फिर यह आपको एक हायर लर्निंग को दिखा रहा है। हायर लर्निंग में ये जरूरी नहीं है कि बस डिग्रियों का होना ही हायर लर्निंग से या धर्म की तरफ जाना ही हायर लर्निंग से। हायर लर्निंग्स का मतलब है कि इंसान के अंदर एक कैपेसिटी है, उसके माइंड के अंदर एक कैपेसिटी है, वो चीज़ों को सॉल्व कर सकता है। जब वो किसी चीज़ में अपना दिमाग लगाता है तो उसको कहीं ना कहीं एक दैविक मदद भी मिल सकती है उस काम को करने में। यहाँ पर मंगल का बैठना कहीं ना कहीं, क्योंकि वो श्रापित है तो उस चीज़ को आपको रोक रहा है कि नहीं वो हल भी आप ना निकाल पाओ। वो जरूर एक चुनौती दे रहा है, लेकिन मंगल पराक्रम का साहसी प्लेनेट है, इस कारण से आप अपने पराक्रम से हल को जरूर निकाल लोगे, उसमें कोई दो राय नहीं रहती। किस्मत के अंदर नवमांश के अंदर यहाँ पे 9th हाउस का कनेक्शन अच्छा माना जाएगा। अब मंगल को वहाँ बैठा है, उसमें थोड़ा सा परेशानी मानते हैं, लेकिन फिर भी ये पोजीशन ठीक है। यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है ये समझिए। जब मैंने आपसे कहा था कि फादर का लॉस, उसका कारण ये है, कारक होता है फादर का सूर्य, यहाँ पे नीच राशि किस्मत में ये उठा और ये चल गया राहु के पास, वो भी जल तत्व की राशि में, और गुरु साथ में मौजूद। तो राहु ने ना सिर्फ कि कारक सूर्य को साथ में निपटाया, बल्कि उसने उसके स्वामी गुरु को किस्मत में कहीं ना कहीं लपेट दिया। 12th हाउस तो नहीं, 12 नंबर की राशि, सॉरी फॉर द 12th हाउस, दिस इज 12 नंबर की राशि। हाउस है 9th हाउस का किस्मत के अंदर देखें कनेक्शन, तो उसके लॉर्ड को भी राहु ने लिया अपने साथ और कारक सूर्य को भी लिया, जो कि फादर का कारक होते हैं। इस कारण से उसमें किस्मत कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रही थी, तो वो लॉस आपको हुआ। लेकिन इस कॉम्बिनेशन को रीड करेंगे तो इस कॉम्बिनेशन में किस्मत बहुत कुछ देना भी चाह रही है। कैसे? बहुत सारे योग्स बने हुए हैं। देखिए, सूर्य और चंद्रमा का एक योग बना हुआ है किस्मत के अंदर। सूर्य क्या है यहाँ पर? 2nd हाउस। चंद्रमा क्या है यहाँ पर? आपका 1st हाउस का लॉर्ड है, क्योंकि लगन कुंडली में यही तो आपको एक्चुअल हाउसेस मिलते हैं। तो 1st और 2nd का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं क्या सपोर्ट दिखा रहा है कि धन का सपोर्ट आना चाहिए। 1st इज स्वयं आप खुद, और दूसरा जो है वो 2nd हाउस, जो कि आपका धन है, संचित धन या फिर वाणी, ठीक है, तो उसका सपोर्ट आना चाहिए, वो चीज़ हो रही। इसके साथ साथ कॉम्बिनेशन आएगा सूर्य का गुरु के साथ। गुरु जो है वो 6ठे के स्वामी है, 6th हाउस के स्वामी है और किस्मत के भी स्वामी है। तो 2nd हाउस का कॉम्बिनेशन 6th हाउस संघर्ष के साथ भी है, यानी कि धन को पाने में एक संघर्ष भी रहेगा, और साथ साथ किस्मत के साथ वो जुड़ के आगे मिलेगा भी, ये कॉम्बिनेशन भी था। प्लस पॉइंट एक और लीजिए, चंद्रमा के साथ गुरु का फॉर्मेशन है, इस कारण से ज्ञान भी होगा। जब बात हुई तो उसके बाद मालूम चला कि आपने कहीं ना कहीं लॉ की भी पढ़ाई करी हुई है। ये कॉम्बिनेशंस में ये भी एक सपोर्ट कर रहा है। हायर लर्निंग, हायर नॉलेज के अंदर ये फॉर्मेशन आपको सपोर्ट कर रहा है चंद्रमा और गुरु का। चंद्रमा आप खुद हो, 9th हाउस हायर लर्निंग्स होती है, वो चीज़ की तरफ आपको लेके गया। संघर्ष और 6ठा घर, मुकदमा, या जब भी ऐसे वाली केस आती है वहाँ पे कहीं ना कहीं शत्रुओं का भी एक सामना होता है। किस्मत उसके लिए भी आपको तैयार कर रही थी, तो वो फील्ड की तरफ आप गए हो, वो भी एक अच्छी पोजीशन मानी जाएगी। तो ये कॉम्बिनेशन भी अपना काम ठीक ठाक कर रहा है। 6ठे का 9th का कॉम्बिनेशन 1st हाउस के साथ। दिक्कतें क्या आ रही हैं? दिक्कत ये आ रही है कि राहु के साथ सूर्य का यहाँ पे आना जो है सरकारी कामों में भी परेशानियाँ लगा रहा है, क्योंकि अगर वो फादर का कारक है तो वो इसमें भी कारक कर रहा है। चंद्रमा माँ का कारक होता है, तो राहु के साथ आ गया है। चंद्रमा जल तत्व को पसंद करता है, इसलिए चंद्रमा उतना परेशान तो नहीं होगा, लेकिन हाँ राहु के कारण थोड़ा सा वो अनईजीनेस फील करेगा। तो मदर की लाइफ में थोड़े से चैलेंजेस देखने को कह सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है वो माँ का कारक ग्रह होता है। यहाँ भाव में परेशानी थी, यहाँ पे कारक में परेशानी है किस्मत में, इस कारण से एक संघर्ष देखने को मिला। ठीक है, इन योगों को हमने समझ लिया। अब हम देखते हैं इस योग को। शनि का योग है शुक्र के साथ, ठीक है। शुक्र जो बैठे हुए दिख रहे हैं वो अपनी ही राशि में दिख रहे हैं,
शनि जो है वो भी मित्र की राशि में नजर आते हैं। अब यहाँ पर हमें दो चीज़ों को समझना होगा। एक तो ये कि शनि जो है वो कर्म का कारक है और किस्मत में वो आपके अर्निंग्स का जो हाउस है 11th हाउस उसमें जाके बैठ गया है। जब भी शनि 11th हाउस में बैठता है तो अर्निंग्स में इनिशियली स्ट्रगल्स आते हैं, कम से कम एज ऑफ 36 तक आते ही आते हैं। ठीक है, तो शनि का यहाँ बैठ जाना कहीं ना कहीं आपकी अर्निंग्स को थोड़ा सा चुनौती देता रहेगा एज ऑफ 36 तक। जो अंशा यूज हुआ है, शनि अपने से सेकंड अंशा में गया है, शनि अपने से सेकंड अंशा में गया है। इसका मतलब यहाँ से अगर हम देख रहे हैं, जब 9 लिखा है तो 1 नंबर से बनता है, एक घर आगे गया है। ये राशि किसकी है? धन कमाने की है। और यहाँ से देखेंगे तो शनि किस्मत में कहीं ना कहीं एक घर आगे, यहाँ से देख लीजिए तो 7th में जाता है, जो कि स्ट्रांग हो जाएगा। स्ट्रांग होने के कारण हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हाँ, 36 की उम्र के बाद थोड़ा सा एक संभावना ज़्यादा अच्छी बनेगी आपके अर्निंग्स के सोर्सेस को बढ़ने में। दूसरी चीज़, शुक्र जो है वो 5 अंशा गया है। शुक्र बैठा था यहाँ पे बैठा है 2, 6, 10 में जब भी बैठेगा तो गिनती 10 से होती है। इसका मतलब कि ये आगे गया 5 अंशा, तो ये लाभ भाव में ही किस्मत में गया है, इसलिए एक समय के बाद वो लाभ दे देगा। यहाँ से देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो फिर इस हाउस के साथ होंगे। इनडायरेक्टली शनि और शुक्र इनडायरेक्टली 7th हाउस से कुछ कनेक्ट हो रहे हैं। इस कारण से आप इस चीज़ को देख पा रहे हो कि जिस प्रोफेशन की तरफ अभी आप गए हो वो कहीं ना कहीं 7th हाउस को कनेक्ट किए हुए, जबकि मैं बिजनेस की तरफ आगे नहीं बढ़ा पा रहा। लेकिन लॉयर वाला प्रोफेशन भी अगर आप देखोगे तो वो डायरेक्टली कोई बिजनेस नहीं है, वो एक सेल्फ इंडिपेंडेंट सर्विस ही है। कारण शनि जो है यहाँ का स्वामी होकर यहाँ बैठा है, ये 2 चीज़ों में चुनौती देगा। एक तो ये कि जो आपकी मैरिज है, ये उसका हाउस है, उससे 12th हो गया, इस कारण से परेशान। दूसरा, शनि जो है वो केतु के नक्षत्र में आया है, मूल नक्षत्र में, और केतु किस्मत में जाके कहीं ना कहीं श्रापित हुआ है। मंगल भी और केतु भी, ये दोनों ही कहीं ना कहीं श्रापित हुए। इस कारण से मैंने बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए मना कर लिया था कल। ठीक है, कि बिजनेस में इसलिए नहीं भेज सकते, जब ये 7th हाउस ही पीड़ित हो रहा है तो फिर आपको वहाँ लगाव दूँ, उसमें पूरा नुकसान हो सकता है। तो उस कारण से मैंने आपको वाले आगे बढ़ने को नहीं कहा। सर्विसेज आप कोई भी करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नवमांश की बात कर रहे हैं तो अब देखिए, आपके पास जो गण है, जो लगन हम बना रहे हैं, वो गण हमें मिल रहा है राक्षस गण। इसलिए आप चुनौतियों से लड़के आगे बढ़ जाओगे, घबरा के पीछे नहीं आओगे, ये प्लस पॉइंट है। हाँ, जब शादी वाली बात होती है तो वो लोग क्या 7th हाउस के लॉर्ड के गण को बताते हैं, तो शनि देवगण में है। ठीक है, लेकिन जो एसेंडेंट है वो राक्षस गण में है, इसीलिए आप मेंटली काफ़ी स्ट्रांग रहेंगे, चुनौतियों से सामना कर जाएंगे। बुध वैसे भी 12th हाउस का लॉर्ड था कहीं ना कहीं, ऐसे में लोग बड़ी बड़ी चुनौतियों को लेके सामने से निकल जाते हैं। तो आपके लिए कहीं ना कहीं किस्मत इतना सपोर्ट कर रही है। पीछे पूरे फैमिली के अंदर की जितनी चुनौतियां रही वो सब आपने महसूस करी, उन सारी चीज़ों से आप निकले हो। एक पर्टिकुलर बचता है कि ये बुध के साथ इनके कॉम्बिनेशंस को देखें तो ये कौन से योग बना रहे हैं। शनि 7th हाउस और 8th हाउस का लॉर्ड है, शुक्र जो है वो 12th का लॉर्ड है और साथ साथ 4th का लॉर्ड है। इस कारण से किस्मत कहीं ना कहीं थोड़ा सा सपोर्ट कर रही है 7th 8th को कनेक्ट करने में, हैप्पीनेस के पॉइंट पे और अर्निंग्स को करने में। इसलिए अगर आप अपने उस प्रोफेशन में रहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी आप आगे बढ़ पाओगे। इसमें जो थोड़ा सा नुकसान आएगा वो ये आएगा कि शनि और शुक्र का जब भी कॉम्बिनेशन होता है तो मैरिटल लाइफ में कुछ चुनौतियाँ आती हैं, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी होना पड़ता है। इस कारण से वो चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा परेशान कर सकती है। अब चलते हैं हम दशमांश की तरफ। दशमांश की कुंडली जब हम बना रहे हैं तो दशमांश में आपको जो अंशा मिल रहा है लगन पे आने में, देखिए लगन यहाँ पे आया था जो कि 6th हाउस है, सर्विस का है, इसलिए भी अभी हम सर्विस की तरफ ही बात करेंगे। और अंशा जो है वो अग्नि अंशा है, सॉरी अग्नि नहीं, इंद्रा का अंशा है 10th। तो जब इंद्रा अंशा हो इसका मतलब है कि थोड़ा सा एक संभावना होती है या तो गवर्नमेंट के साथ या फिर जहाँ तक अपना ही खुद का एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट पे काम कर रहा होता है। हमेशा गवर्नमेंट को ऐसा नहीं देखने को मिला, लेकिन खुद की स्वायत्तता के साथ काम होता है, एक वो चीज़ है। तो इस कुंडली के अंदर जब हम देखेंगे कि एसेंडेंट यहाँ पे था, काले रंग से जो लिखा है वो आपकी लगन कुंडली है, ये नहीं है कि यहाँ पे शनि बैठा हुआ है। एसेंडेंट में कुछ नहीं बैठा, लेकिन आपका जो दशमांश है उसके 10th हाउस में गुरु
और सूर्य मौजूद है। ठीक है, अब थोड़ी थोड़ी चीज़ों को कनेक्ट करना। ये हाउस का लॉर्ड है मंगल, ठीक है, तो उसका तो एक प्रभाव रहेगा ही रहेगा स्टेटस के। दूसरा, किस्मत की कुंडली में कोई भी ग्रह नहीं आया जो कि वहां पे सपोर्ट कर रहा हो, लेकिन मेहनत D10 है। ये कर्म के क्षेत्र में सूर्य उच्च राशिस्थ हो रहे हैं और गुरु के साथ संबंध बना रहे हैं। मंगल और गुरु का संबंध हो, ठीक है, या फिर शनि गुरु और मंगल के संबंध बनते हों, ऐसे परिस्थिति में कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के काम भी होते हैं। लेकिन गुरु को देखने के बाद गुरु यहाँ पे आपके लिए कहाँ से आ रहे हैं, 6th हाउस से आ रहे हैं, और साथ ही साथ हायर लर्निंग्स का 9th का लॉर्ड भी है। इस कारण से मैंने आपसे कहा था कि सरकारी में प्रयास कर रहे हो तो टीचिंग की तरफ आप चले जाना। ठीक है, अभी जब बात हुई तो यही बात हुई कि मदर का एक अपना स्कूल है और आप उसमें सपोर्ट कर रहे हो, ये उसमें भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि गुरु जो है वो टीचिंग का एक प्लैनेट है और सूर्य एडमिनिस्ट्रेशन है, तो स्कूल जो बना है उसके अंदर भी आप एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स कर सकते हो क्या रहा है, सर्विस के तौर पे इसको देखा जाए, मतलब बनाया मदर ने, चलाए कोई ट्रस्ट या मदर चलाए, आप वहाँ पे अपनी एक सर्विस कर रहे हो। हम यहाँ पे अभी भी बिजनेस की तरफ नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि ये पाप कत्री में है, राहु इस तरफ आ रहा है, शनि इस तरफ जा रहा है, भले वो उसका ही स्वामी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी चुनौती लेगा। इसलिए बिजनेस की बात नहीं कर रहा मैं अभी भी कह रहा हूँ दूसरों के साथ जुड़ के आप कर रहे हो सर्विस में आपको दिखाई दे रहा है आप एजुकेशन के साथ जुड़े हुए हो, जो चीज़ को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। यही कॉम्बिनेशंस के साथ आप अपने इंडिपेंडेंट जो कैरियर है एज ए लॉयर उसमें भी चल सकते हैं। 36 तक थोड़ा सा चुनौती यहाँ पे भी दिखेगी, क्योंकि देखिए शनि यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, शनि यहाँ पे कनेक्ट होंगे तो उनकी तीसरी दृष्टि जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं किस्मत की तरफ ही रहेगी। तो इस कारण से आप अपने इस प्रोफेशन को धीरे धीरे करके आगे चलाइए, एकदम से बंद करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, आप जिसमें जुड़े हुए हो उसमें जुड़े रहे, आगे बढ़ सकते हैं। एक चीज़ और हो रही थी, वो ये कि मंगल फैक्टर बन रहा है और मंगल श्रापित हो रहा है, उसका उपाय तो मैंने आपको दे दिया। वो चीज़ जब खुलेगी तो आपको पूरी सक्सेस देखने को मिलेगी। ठीक है, उसमें मैंने कोई टाइम बाउंडेशन नहीं दी। जो आपकी माता जी की कुंडली है उसका भी एक बार विश्लेषण करूंगा, वहां पे उनके पास अग्नि अंश आया है, तो आपके पास 1 नंबर की राशि जो कि अग्नि तत्व प्रधान राशि है, तो मैंने उनसे यही चीज़ कही। फूड की तरफ भी वो बढ़ सकते हैं उनके चार्ट के हिसाब से, आप उसमें भी सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि 1 नंबर जो है वो अग्नि तत्व है, तो वहां से आप थोड़ा सा अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो उनके साथ जुड़कर। स्कूल के साथ आप जुड़े हुए हो, इसमें भी ठीक है। यही चीज आपको लॉ के अंदर भी लेकर आई है, लॉ के अंदर भी चीज ठीक है। जब ये मंगल का प्रभाव जो कि श्रापित है ये आशीर्वाद से खत्म हो जाएगा, तो आप जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहोगे, क्योंकि तीनों ही फील्ड्स आप इसी के इर्द गिर्द में देख रहे हो, उस तीनों में आप सफल हो जाओगे। जहाँ से मुझे 36 तक किस्मत में रोड़ा दिखा रहा है शनि श्रापित होकर, ये केतु परेशानी का रीजन बन रहा है, मंगल यहाँ भी श्रापित हो रहा है, इस कारण से धन में कुछ कमी वाली स्थितियाँ बन रही हैं। ये दोनों के जो उपाय आपको दिए थे, इसका इम्पैक्ट मैरिड लाइफ में भी हमें देखने को मिला। आगे जाके जब वो चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी तो फिर उसमें आपकी चुनौतियाँ खत्म होंगी। यहाँ पे इसका बैठना मैंने हमेशा ही बताया है कि ऐसे में प्रोफेशनल रीजन से मैरिड लाइफ में थोड़ी सी चुनौतियाँ रहती हैं, तो वो इस चार्ट में भी रहेंगी। फ्यूचर की हम बात करें तो सोर्स ऑफ अर्निंग्स में हम कह सकते हैं बाय द एज ऑफ 36 के बाद धीरे धीरे आप एक प्रोग्रेस करते हुए अपने आप को देख सकते हैं। धन्यवाद।